रोहन नगर राज्य में एक गरीब मेहनती किसान कुंदन रहता था। उसका लड़का कोई भी काम काज नहीं करता था। वो दिन भर बस गांव में घुमा करता था। बेटा, अब तो तुम्हारी बड़ी बड़ी मूंछें भी उग आई हैं। अब कुछ काम काज करो ना। अब तो सचमुच मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। बापू, आप दोनों मेरे माता पिता हो। आपने मुझे पैदा किया है। मुझे जीवन भर खिलाने का आपका ही फर्ज है। अपना फर्ज निभाओ। मैं तो कुछ काम काज नहीं करूंगा। यह कहकर वह झोपड़ी से बाहर निकल गया। आप इस प्रकार दुखी मत हो। आप ऐसा कीजिए कि राज दरबार में जाकर मुकेश की शिकायत महाराज से कर दीजिए। तब महाराज मुकेश को दरबार में बुलाकर डांट डपट कर उसे सही रास्ते पर ला देंगे। शायद तुम ठीक कहती हो सुनीता। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उसी दिन कुंदन रोहन नगर के राजा के दरबार में जा पहुंचा। दुहाई है महाराज, दुहाई है। मेरा न्याय कीजिए महाराज। कहो, तुम्हें क्या कष्ट है? महाराज, मेरा एक ही पुत्र है जिसका नाम मुकेश है। इस आशा के साथ कि बड़ा होकर वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला। अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मेरा बेटा मुकेश मेरा कोई काम नहीं करता। वह दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर भटकता रहता है। मेरे समझाने पर कहता है कि वह जीवन भर कोई काम धाम नहीं करेगा। मुझे ही जीवन भर उसे कमा कर खिलाना पड़ेगा। अरे, तुम्हारा बेटा तो बड़ा ही स्वार्थी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। सैनिकों, इसी समय जाओ और मुकेश को हमारे सामने पेश करो। सैनिक ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और शीघ्र ही मुकेश को लेने के लिए चला गया। तुम फिर भी कोई काम धाम क्यों नहीं करते? अपने बूढ़े माता पिता को कमा कर क्यों नहीं खिलाते पिलाते? महाराज, मैं कामकाज करूं भी तो क्या करूं? मैंने आज तक कोई कामकाज सीखा ही नहीं और कामकाज सीखने की अब मेरी उम्र भी नहीं रही। अरे मुकेश, ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जो कुछ मर्जी करो, चाहे चोरी करो या डाका डालो, ये तुम्हारी मर्जी है, परंतु तुम्हें अपने बूढ़े माता पिता को खिलाना पिलाना ही पड़ेगा। खबरदार, अब फिर से मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत सुनने को मिली तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। महाराज, आप मुझे चोरी करने की सलाह दे रहे हैं? अरे मूर्ख, तेरे बस का तो वह काम भी नहीं है। चोरी करने में भी दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है और मेहनत लगानी पड़ती है। तुम जैसे निठल्ले और कामचोर के बस का तो यह काम भी नहीं है। ऐसे पुत्र का पिता होने से तो अच्छा है कि आदमी बिना पुत्र के ही रहे। मुकेश, तुम मानव जीवन पर एक कलंक हो। महाराज की ये बात सुनकर मुकेश को मनी मन बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगा, ओह, भरे दरबार में मेरा इतना अपमान। ये राजा अपने आप को समझता क्या है? क्या मैं इसके डराने धमकाने से काम धंधा करने लगूंगा? नहीं, हरगिज नहीं। चलो मुकेश, घर चलो। नहीं बापू, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। आज से आप मेरे लिए मर गए और मैं आपके लिए मर गया। मुकेश, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कहता हूँ पिताजी। भरे दरबार में आपने मुझे अपमानित करवाया। अब तो आपके कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी। अब मैं कोई काम धंधा करूं या ना करूं, परंतु मैं आपके पास नहीं आऊंगा। ये बात फिक्की है। यह कहते हुए मुकेश वहां से चला गया। रात मुझे इसी जंगल में बितानी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं यहाँ नीचे रहा तो कोई जंगली जानवर खा जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि किसी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता हूँ। ऐसा कहकर मुकेश एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। आधी रात बीत चुकी थी और मुकेश पेड़ की डाल पर बैठा सुस्ता रहा था कि तभी उसे किसी आदमी के बोलने की आवाज सुनाई दी। मुकेश ने पेड़ से नीचे झांका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया, जिसके सामने हीरे सोने की अशर्फियों और मोतियों से भरी एक थैली खुली पड़ी थी। वह अपनी इस दौलत को देखते हुए कह रहा था, अरे वाह भगवान, आज तो आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। चोरी में मुझे इतना माल हाथ लग गया। पेड़ पर बैठा मुकेश समझ गया कि यह कोई चोर है जो अपना माल लेकर यहाँ आया है। काश इतनी दौलत मेरे पास भी होती, आज मुझे ऐसे दिन न देखने पड़ते।
मुकेश इन्हीं सोच विचारों में डूब गया और उसका संतुलन अचानक खराब हो गया। वह फिसलकर पेड़ के नीचे आ गिरा। अरे कौन हो और इतनी रात को इस पेड़ पर क्यों बैठे थे? मेरा नाम मुकेश है और मैं घर से रूठकर निकला हूँ। तब मुकेश ने उस चोर को अपने विषय में विस्तार पूर्वक बताया। सारी बात जानकर वह चोर मन ही मन सोचने लगा। यह लड़का हट्टा कट्टा है, क्यों ना इसे चोरी के धंधे में शामिल कर लूं? मुकेश, मेरा नाम सुरेश चोर है, क्या तुम चोरी का काम सीखना चाहते हो? चोरी का काम करते तुम जल्दी ही ढेले सारी दौलत के मालिक बन सकते हो और फिर चोर बनकर ही तुम राजा संसार चंद से अपने अपमान का बदला भी ले सकते हो। बात तो आप ठीक कहते हैं, मुझे आपकी ये बात मंजूर है। तो चलो मेरे साथ, मेरा घर मीलवन के जंगल में है, हम वहीं जाकर रहेंगे। फिर वे दोनों सुरेश के घर की ओर निकल पड़े। जल्दी ही वे दोनों उसके घर पहुंच गए। अशोक, आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं और अपने सारे चोरी के गुण तुम्हें सिखाऊंगा। मैं भी आज से आपको अपना गुरु मानता हूँ और वचन देता हूँ कि मन लगाकर चोरी के गुण सीखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। शाबाश अशोक। उधर अशोक के माता पिता उसके लिए बहुत परेशान हो रहे थे। काश मैं महाराज के पास नहीं जाता और मैंने अशोक की बेइज्जती नहीं करवाई होती, तो वह आज हमारे पास होता। पता नहीं वह भूखा प्यासा कहीं भटक रहा होगा। फिर सुबह होने पर चोर अशोक को चोरी करने के नए नए तरीके सिखा रहा था। अशोक, आज मैंने तुम्हें सिखाया कि किस प्रकार चोरी करने के लिए बड़ी बड़ी इमारतों पर रस्सी डालकर अंदर पहुंचा जाता है। 1 महीने के अंदर ही श्याम चोर ने अशोक को चोरी करने की सारी कलाएं सिखा दी। अशोक ने श्याम चोर के साथ मिलकर कई शहरों में चोरियां की और वह एक के बाद एक कई चोरियां करता गया। अब वह एक शातिर चोर बन चुका था। फिर एक दिन अशोक ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं रोहन नगर के राजा शमशेर सिंह के खजाने की चोरी करना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो अशोक? मैं सही कह रहा हूँ गुरुजी। शमशेर सिंह ने भरे दरबार में मेरी हंसी उड़ाते हुए कहा था कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, यहाँ तक कि चोरी भी नहीं कर सकता। आज मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना बड़ा और शातिर चोर बन गया हूँ। फिर उसी रात गुरु और शिष्य दोनों ने राजा के खजाने पर हाथ साफ कर दिया। जाते जाते अशोक ने राजा के खजाने में एक चिट्ठी छोड़ दी। महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया। आपका सारा खजाना चोरी हो गया है और वहां चोरों ने एक चिट्ठी छोड़ी है। राजा ने चिट्ठी पढ़ी जिसमें लिखा था, राजा शमशेर सिंह, याद करो, एक दिन आपने भरे दरबार में मुझे अपमानित किया था कि मैं चोरी करने लायक भी नहीं हूँ। आज आंखें खोलकर अच्छी तरह देख लो, मैंने आपका खजाना लूट लिया है। चिट्ठी पढ़कर राजा बोला, अरे तो यह उस मुकेश का काम है जिसके पिता कुछ दिन पहले दरबार में उसकी शिकायत लेकर आए थे। सैनिकों, कुंदन किसान के घर जाकर मुकेश को पकड़ कर लाओ। सैनिक बिना समय गंवाए कुंदन किसान की झोपड़ी पर पहुंचे। चोरी के मामले में उसने राज्य के खजाने की चोरी की है, अब तो भगवान भी उसे बचा नहीं सकते। हे मालिक, इसका मतलब मेरा बेटा मुकेश चोर बन गया है। जब सैनिकों ने मुकेश को झोपड़ी में नहीं पाया तो वे उसके माता पिता को पकड़कर राजमहल में ले गए। यह क्या है? मुकेश की जगह तुम इन्हें क्यों ले आए? महाराज, मुकेश वहां नहीं था, जरूर इन दोनों ने उसे कहीं छुपा रखा होगा। ऐसी बात है तो इन दोनों को कारागार में डाल दो। उधर राजा के खजाने को लूटने के बाद मुकेश और उसका गुरु चोरी में मिली दौलत को देखकर खुश हो रहे थे। फिर एक दिन जब मुकेश और उसका गुरु चोरी करके वापस लौट रहे थे, तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वे दोनों गांव में ही एक दरवाजा खटखटाने लगे। अंदर से आवाज आई, अरे भाई, कौन है जो इतनी रात को बारिश में दरवाजा खटखटा रहा है? हम परदेशी हैं, आंधी तूफान में फंस गए हैं। क्या हमें आज रात के लिए आश्रय मिल सकता है? मालिक ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर बुला लिया।
हमारे यहाँ अतिथियों का सत्कार किया जाता है। आप लोग आराम से यहाँ रात बिता सकते हैं। मुकेश ने जब सेठ की बेटी सुनीता को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। जब मुकेश और उसका गुरु सोने के लिए गए तो मुकेश ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, यह लड़की मेरे दिल को भा गई है। क्या इसके साथ मेरा विवाह हो सकता है? क्यों नहीं, मैं सुबह ही इस विषय में घर के मालिक से बात करूंगा। अगले दिन गुरु ने सेठ से कहा, मैं आपकी पुत्री के विषय में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल कीजिए। श्रीमान, यह मेरा बेटा मुकेश है। मेरे पास लाखों की संपत्ति है। नीलवन में मेरा अपना घर है। आपकी पुत्री को देखकर मेरा बेटा उस पर मोहित हो गया है और उससे विवाह करना चाहता है। आपकी इस विषय में क्या राय है? देखिए, कहीं ना कहीं तो मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना ही है। आप यह बताइए कि आपका पुत्र करता क्या है? कुछ नहीं, इसे कुछ करने की आवश्यकता भी क्या? इसके बाप के पास लाखों की संपत्ति है। मेरे कहने का मतलब है कि आपका पुत्र कुछ काम धंधा या कारीगरी जानता भी है। जानता है तो क्या? क्या मेरे पुत्र ने कभी कोई काम धंधा या कारीगरी नहीं सीखी? इसे कुछ सीखने या जानने की आवश्यकता भी क्या? यह मेरी संपत्ति का एकमात्र वारिस है। मेरे मरने के बाद सब कुछ इसी का ही तो होगा। माफ कीजिए श्रीमान, तब तो मैं आपके पुत्र के साथ अपनी बेटी सुनीता का विवाह नहीं करूंगा। मैं धन के बजाय गुणों को आधार मानता हूं। मैं उस लड़के को अपनी बेटी नहीं दे सकता जिसमें कला या कारीगरी के नाम पर कुछ भी न सीखा हो, क्योंकि धन तो मेरे पास भी बहुत है। अच्छा, तो यह बात है। गुरुजी, आपने सुन ही लिया। सेठ अपनी पुत्री के विवाह में क्या चाहता है, लेकिन मैं हर हाल में सुनीता से विवाह करूंगा। लेकिन कैसे? सुनीता के पिता ने तो साफ इनकार कर दिया। गुरु, मैं किसी रात सुनीता के घर पर हमला करूंगा और उसे जबरदस्त अपने साथ ले आऊंगा। ऐसा अनर्थ कभी मत करना मुकेश। यदि तुम जबरदस्ती उस लड़की को उठाकर ले जाओगे तो विवाह के बाद भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। यदि तुम सचमुच सुनीता से विवाह करना चाहते हो तो चोरी के अलावा कोई ईमानदार काम सीखो, तभी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। आप ठीक कहते हैं गुरुजी, मैं अवश्य ही कोई काम सीखूंगा। अगले दिन मुकेश एक सुनार की दुकान पर पहुंचा। सेठ जी, मुझे कुछ खरीदना नहीं है। मैं सुनारी का काम सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सिखाएंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल सिखा दूंगा। मैं ये काम कितने दिनों में सीख सकता हूँ? अरे भाई, 3-4 साल लग सकते हैं। मैं इतने दिन नहीं लगा सकता। क्या आप 3-4 दिन में सिखा सकते हैं? लगता है तू कोई मूर्ख है। तू मेरा काम नहीं सीख सकता। जा, यहाँ से निकल। मेरा समय बर्बाद मत कर। मुकेश को हर जगह से निराशा हाथ लगी। तभी उसने कुछ मजदूरों को अनाज की बोरियां ढोते देखा। उसने सोचा, मजदूरी एक ऐसी कला है जो बिना सीखे भी की जा सकती है। वह उन मजदूरों के साथ काम पर लग गया। शाम को मजदूरी मिलते ही वह सीधा सुनीता के घर पहुंचा। मैंने आज ही आपके कहे अनुसार मजदूरी करना सीख लिया है। ये पैसे मैंने ईमानदारी से कमाए हैं। क्या अब आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करेंगे? मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात मानी। अब मैं अवश्य ही सुनीता का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। कुछ दिनों बाद मुकेश और सुनीता का विवाह हो गया। एक दिन सुनीता के पिता उनसे मिलने आए। मुकेश बेटा, तुम दूसरों के यहाँ मजदूरी क्यों करते हो? अपने खेतों में मेहनत क्यों नहीं करते? आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी? बेटा, मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ। तुम रोहन नगर के किसान कुंदन के बेटे हो। लेकिन आपको यह सब कैसे पता? जब तुम पहली बार मेरे घर आए थे तो मैंने तुम्हारी जासूसी करवाई थी। मुझे पता चला कि तुमने राजा शमशेर सिंह का खजाना लूटा था। मुकेश ने सारा धन लौटा दिया और राजा ने उसे क्षमा कर दिया। अब मुकेश अपने परिवार के साथ ईमानदारी से जीवन जीने लगा।